हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम जो सरफेसेस डिस्कस कर रहे थे वो स्मूथ था। एक ब्लॉक अगर स्मूथ सरफेस में हम अगर रखते हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये जो ब्लॉक है सरफेस को पुश करेगा, सरफेस ब्लॉक को पुश करेगा। ये जो है नॉर्मल टू सरफेस होता है, इसको हम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सो ये केस है जब सरफेस स्मूथ है, लेकिन आमतौर पर जब सरफेस रफ होता है तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्मल नहीं होता। इसका जो सरफेस है, इस ब्लॉक का सरफेस, ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का सरफेस को एक एंगल पर पुश करता है। इन टर्न ये सरफेस भी ब्लॉक को एंगल पर पुश करता है। तो सरफेसेस के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आमतौर पर एंगल पर होता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो 90 डिग्री पे होता है। सो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स है, हम आमतौर पर किसी को भी आप एक्शन ले सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन लेते हैं, लेकिन आमतौर पर जो ब्लॉक के ऊपर एक्ट करता है इसको हम रिएक्शन कहते हैं और इसको एक्शन कहते हैं। बट एक्शन रिएक्शन पेयर्स में आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी एक्शन ले सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन। सो दो सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसका जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए परपेंडिकुलर टू सरफेस और पैरेलल टू सरफेस। उसी तरह इस सरफेस पे भी आप रिजॉल्व कर दीजिए परपेंडिकुलर टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस। याद रखिए फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होता है, ये इसको पुश किया तो ये भी इसको पुश किया। सो दोनों सरफेस के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है उसको आप रिजॉल्व कर दीजिए परपेंडिकुलर टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस। सो ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सरफेस रिएक्शन पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सरफेस रिएक्शन पैरेलल टू सरफेस, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। दोनों में एक्ट करेगा, इसमें भी एक्ट करेगा। ये आपका फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल फोर्स। सो रिपीट कर रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ सरफेस रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, एंड कंपोनेंट ऑफ सरफेस रिएक्शन पैरेलल टू सरफेस जो है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है टोटल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स के बीच में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो थीटा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एन क्या हो जाता है, आर कॉस थीटा, और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, आर साइन थीटा। सो टोटल सरफेस रिएक्शन हो जाता है एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर रूट ओवर। सो आगे इन पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। हम एक एग्जांपल लेकर शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये ब्लॉक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, रफ सरफेस पर है, और एक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी से अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। आपने अप्लाई किया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये सरफेस को इस तरफ पुश करेगा, सरफेस भी इसे इस तरफ पुश करेगा। ये सरफेस रिएक्शन है जिसको आप रिजॉल्व कर दीजिए परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिसको आप नॉर्मल फोर्स कहते हैं, पैरेलल टू सरफेस, इसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो एक ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और एक आप हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थ्रू सेंटर, और ये जो फोर्स है वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सो एक बड़ा सा ब्लॉक है, आप फोर्स अप्लाई किए और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किए, ये रेस्ट में रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स,
अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट। सो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस। सो दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द सरफेस विच इज एक्टिंग पैरेलल टू सरफेस व्हेन सरफेसेस आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो बिकॉज ये रेस्ट में है, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। सो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ या फिर सिंपली फ्रिक्शन कहिए, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। अब ये फोर्स को आप धीरे 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 बढ़ाते जाइए और जब तक मोशन में नहीं है, जब तक मोशन में नहीं है, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, ये दोनों बराबर है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स पैरेलल टू सरफेस। लेकिन आप बढ़ाते जाइए, एक स्टेज आएगा जब ये मूव करना शुरू करेगा, और जस्ट मूव करने से पहले जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। उसे हम कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसका वैल्यू है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन जो है नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और ये आता है जब अबाउट टू लीव होता है, सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम होता है, दैट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाता है तो मोशन शुरू हो जाता है। तो मोशन शुरू करने के लिए नेट फोर्स जो पैरेलल टू सरफेस है उसको ज़्यादा होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ज़्यादा होगा तभी मोशन शुरू हो जाएगा, कम होगा नहीं मोशन होगा। फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, ये इक्वेशन। और एक बार मोशन शुरू हो जाता है तो जो फ्रिक्शन है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस इन हैविंग रिलेटिव मोशन। दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन जो है नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेसेस, राइट। रिपीट कर रहा हूं, इफ देर इज ए नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस and if that is less, the block will not move, and as long as block is at rest, friction, static friction is just equal to net force parallel to surface. But if you keep on increasing, बढ़ाते चले जाएंगे, a stage will come when it will set into motion. Just before it is set into motion, the static friction is maximum, called limiting static friction, whose value is FL equal to mu s into n. Mu s is coefficient of static friction, n is normal force between the surfaces. Once the block is in motion, friction is constant. That is called kinetic friction, which is given by Fk equal to mu k into n. Mu k is coefficient of kinetic friction. So frictional force between surfaces having relative motion is called kinetic friction, and that is constant. So static friction जो है vary कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वैरी कर रहा है, जीरो से लेकर लिमिट तक वैरी कर रहा है। डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो आपने फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, आप जैसा जैसा बढ़ा रहे हैं ये भी बढ़ रहा है, उसका वैल्यू को आप बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी बढ़ते जा रहा है, तो दोनों बराबर है, मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री वाला लाइन दोनों बराबर है, ये फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है, दोनों बराबर है, ठीक है। सो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जस्ट इक्वल टू फोर्स पैरेलल टू सरफेस, इस फोर्स के साथ फ्रिक्शन बराबर। अब बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज आएगा जिसके बाद मोशन शुरू हो जाएगा। सो जस्ट मोशन शुरू होने से पहले जो फ्रिक्शन होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। और उसको जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे दोनों के सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाता है और फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। थोड़ा सा कम होता है, क्यों कम होता है?
फ्रिक्शन होता किस वजह से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों सरफेसेस के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका कंपोनेंट है फ्रिक्शन। सो अगर हम दो सरफेस के बीच में जब रेस्ट है तो कांटेक्ट पॉइंट्स में जो मॉलिक्यूल्स है, जिनका चार्जेस है और जिनका इंटरेक्शन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर मोशन हो रहा है तो कहीं एक जगह सेट होने से पहले वहाँ का जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, लेकिन वो अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक जगह प्रॉपर सेट होने से पहले वो उस जगह को छोड़ दे रहा है। सो रेस्ट में है, प्रॉपरली मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली सेट हो चुका है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। लेकिन जब मोशन शुरू होने लगता है, कहीं पर सेट होने से पहले वो उस जगह को छोड़ रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। तो ये टोटल पिक्चर है। फोर्स को आपने धीरे धीरे बढ़ाया, जब तक रेस्ट में है फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, लेकिन आप बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन भी बढ़ते गया। एक स्टेज आ गया, उसके बाद ये नहीं बढ़ सकता, उसके बाद मोशन बिटवीन सरफेसेस शुरू हो जाता। सो जस्ट मोशन शुरू होने से पहले जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसको कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उससे अगर फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो मोशन शुरू हो जाता, और एक बार मोशन शुरू हो जाता है फ्रिक्शन काइनेटिक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शन का जो लॉज है, दो लॉज। ये लॉज जो है किस किस के लिए है? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इसके लिए है और काइनेटिक फ्रिक्शन इसके लिए, इन दोनों के लिए। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एज वेल एज काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्रोस्कोपिक एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, मैक्रोस्कोपिक। सो दो ड्राई अनलुब्रिकेटेड सरफेसेस अगर है, एक डस्टर का जो सरफेस है और मेरा हाथ का जो सरफेस है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन लेंगे वो इसका जो एरिया है, जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एरिया। क्यों नहीं डिपेंड करता है? जब हम यहाँ इसके ऊपर इसको रखते हैं तो जो एरिया हमको पूरा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली टच में नहीं है, एक्चुअली कॉन्टैक्ट में नहीं है। कॉन्टैक्ट में जो एरिया है बहुत कम है, बहुत सारा एरिया जो है खाली है, एक्चुअल टच नहीं। सो फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस जो है मैक्रोस्कोपिक एरिया पर डिपेंड नहीं करता। जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है डिपेंड किस पे करता है? जो एक्चुअल कांटेक्ट में, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एरिया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ जो है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन है, प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। सो प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, दोनों लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एज वेल एज काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों जो है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ये दो लॉ। अब हम जानेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा निकालें। दोनों का देखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन एज वेल एज स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं। मान लेते हैं एक ब्लॉक है स्मूथ सरफेस पर, एक ब्लॉक। इस ब्लॉक का जो है वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड और इसका मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो? सो इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, मतलब इसका वेलोसिटी रिलेटिव टू दिस आगे की ओर है, हेंस इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर होगा। कोई भी फोर्स पेयर्स में होता है, सो फ्रिक्शन दो सरफेस में अगर एक्ट कर रहा है तो दोनों में एक्ट करेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये जो सरफेस है रिलेटिव टू दिस आगे की ओर जा रहा है, हेंस फ्रिक्शन है। या फिर अब दूसरी तरह से बात करें, ये जो सरफेस है इसके कंपेयर में पीछे की ओर जा रहा है, हेंस इसमें फ्रिक्शन आगे की ओर। तो इस ब्लॉक में फ्रिक्शन आगे की ओर है, इस ब्लॉक में फ्रिक्शन पीछे की ओर। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। ये एक ब्लॉक है, अनदर ब्लॉक ये है, आपने फोर्स अप्लाई किया। अब जानना चाहते हैं, ये सपोज स्मूथ है, आप इनके बीच में फ्रिक्शन जानना चाहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए अब पहले एज्यूम करिए कि अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं रहता तो किस तरफ मोशन होता। इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है और आप इसको खींच रहे हैं तो जाहिर है कि ये आगे जाएगा और ये सीधा गिरेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। सो रिलेटिव टू दिस ये आगे जा रहा है, हेंस इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा
और फ्रिक्शन दोनों सरफेस में एक्ट करता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो इसमें अगर पीछे की ओर है तो इसमें आगे की ओर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, और ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन जब मोशन है और नहीं है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन सरफेस टेंड टू स्लिप ओवर द अदर, टेंड्स टू स्लिप और लाइकली टू मूव ओवर द अदर। सो जब मोशन नहीं है, लाइकली मूवमेंट किस तरह है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उस सरफेस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्वेश्चंस लेते हैं। एक ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, उसका वेलोसिटी मान लेते हैं 6i कैप प्लस 2j कैप, और जिस प्लेटफॉर्म में मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी ले लेते हैं, और जिस सरफेस में मूव कर रहा है उस प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी है से 3i माइनस j कैप। हमें पूछा गया है कि ये जो ब्लॉक में फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, ब्लॉक माइनस प्लेटफॉर्म, माइनस कर दीजिए 6 माइनस 3, 3 2 माइनस माइनस 3। सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट टू वी बी पी। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। सो ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस में और आपने इसको स्पीड दे दिया, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज रिलेटिव मोशन है, हमको म्यू के जरूरत है, म्यू के मान लेते हैं 0.2 है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना दूर के बाद ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एक वेट एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 होता है, सो n इक्वल टू mg। फ्रिक्शन जो है मोशन में, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट होता है, म्यू के इंटू एन, एन यानी कि mg। सो रिटार्डेशन जो है फोर्स बाय मास, मास मास कट गया, म्यू के हो गया 0.2 इंटू 10 2। फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 0 हो गया, शुरू का स्पीड 10 है, रिटार्डेशन है माइनस s। सो 100/4 यानी कि 25 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास जो है 12 kg है, राइट। और आपने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, मान लेते हैं 50 न्यूटन अप्लाई किया। यहाँ पर आपको म्यू एस दिया गया है 0.6, म्यू के दिया गया है 0.4। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम खींच लेते हैं। एक वेट होगा mg, एक नॉर्मल फोर्स होगा, एक फ्रिक्शन होगा। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन जो है कंपोनेंट है सरफेस रिएक्शन। तो मोशन शुरू करने के लिए नेट फोर्स पैरेलल टू जो सरफेस है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। सो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है, n इक्वल टू mg यानी कि 120, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.6 इंटू 120, 72। तो मोशन शुरू करने के लिए नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो है लिमिटिंग से ज़्यादा होना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन 72 है, सामने का जो फोर्स है 50, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, सामने का फोर्स कम है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर देन फोर्स पैरेलल टू सरफेस, राइट। ये फोर्स इससे ज़्यादा होगा, लिमिटिंग से ज़्यादा होगा तभी मोशन होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये फोर्स 50 है, लिमिटिंग का वैल्यू 72, नो मोशन, मोशन होगा ही नहीं।
नो मोशन का क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेशन जो है जीरो, और फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, दिस इज जस्ट इक्वल, फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स, यानी कि 50 न्यूटन। सो फ्रिक्शन जो है एक एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब तक ये रेस्ट में है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी अपने आप को एडजस्ट करते जा रहा है, आप बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहा है। अचानक आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, वो भी चेंज कर लेगा। सो जब तक रेस्ट में है, नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस इज फ्रिक्शन दोनों बराबर होगा। इसी क्वेश्चन में डाटा चेंज कर देते हैं, फोर्स का वैल्यू चेंज कर देते हैं। आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना 72 है, उससे ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, 90 अप्लाई कर देते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, अब 90 है, अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है अब कम हो गया, अब कम हो गया। फॉरवर्ड फोर्स 90 है, लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन जो है 72 है। दैट मीन्स देयर विल बी मोशन, देयर विल बी मोशन, देयर विल बी मोशन, मोशन होगा। और एक बार मोशन होगा तो फ्रिक्शन का नेचर बदल जाता है, सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है, तो फ्रिक्शन अब स्टैटिक नहीं रहता, काइनेटिक हो जाता है। म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है 0.4 इंटू 120, सो ये 48 हो गया। सो सामने की ओर 90 है और फ्रिक्शन जो है 48। सो नेट फोर्स पैरेलल टू एक्सेलरेशन और अलोंग एक्सेलरेशन इज m इंटू ए। सामने का फोर्स F है, पीछे का फोर्स फ्रिक्शन है ma। सो सामने का फोर्स जो आपका 90 माइनस 48 इक्वल टू 12 सो ये कितना हो गया आपका, ये 2 हो जाएगा, 42/12, 6 से काट दीजिए। सो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ब्लॉक है, मास मान लेते हैं 8 kg है, और आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स आपने अप्लाई किया, मान लेते हैं कि 40 न्यूटन। म्यू एस दिया गया है 0.7 और म्यू के दिया गया है 0.5। आपको पूछा गया व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड सरफेस रिएक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम खींच लेते हैं। mg यानी कि 80 नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन, राइट। वर्टिकली नो मोशन, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। मोशन को शुरू करने के लिए नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा आना चाहिए। सो पैरेलल फोर्स कितना है 40, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है म्यू एस इंटू एन 0.7 इंटू 80 56, जो कि ज़्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन पैरेलल फोर्स से ज़्यादा है। मोशन शुरू करने के लिए ये फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन कम है। सो नो मोशन, नो मोशन यानी कि एक्सेलरेशन 0। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स 40 न्यूटन। और हमें रिएक्शन मांगा है, हमें मालूम है फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स दोनों जो है सरफेस रिएक्शन का कंपोनेंट्स। सो एक्चुअल जो सरफेस रिएक्शन है दैट इज n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। n कितना है mg 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अब 40 कॉमन ले लीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5। ये है सरफेस रिएक्शन। इसी क्वेश्चन में डाटा चेंज कर देते हैं, डाटा चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, फोर्स को चेंज कर देते हैं। हमने कितना देखा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना देखा था 8 इंटू 7 56 7। इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं से 60 न्यूटन, और हमें फिर से वही दोनों निकालना है, एक्सेलरेशन और सरफेस रिएक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है
म्यू एस इंटू एन 0.7 इंटू 80 56, एक कम हो गया, पैरेलल फोर्स से कम हो गया। सो ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव। और एक बार ब्लॉक मूव करता है तो फ्रिक्शन जो है काइनेटिक हो जाता है, म्यू के आ जाता है 40, राइट। सो सामने की ओर फोर्स है 60, पीछे की ओर फ्रिक्शन है 40। सो सामने का फोर्स माइनस फ्रिक्शन जो है एम ए 80। सो ये हो जाएगा आपका 20/8, कितना हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिएक्शन मांगा है, रिएक्शन क्या होगा n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। n तो सेम है 80, फ्रिक्शन जो है बदल गया, फ्रिक्शन कितना हो गया अभी, फ्रिक्शन हो गया 40। सो ये हो गया 40 80, 40 कॉमन लीजिए √5। आपने एक चीज नोट किया होगा कि जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं नॉर्मल फोर्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं दिखा रहे हैं, साइड में दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉज में अधिकतर क्वेश्चन में हमने नॉर्मल फोर्स को सेंटर से लिया था, यहाँ जो है एक साइड में दिखा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो ब्लॉक है इसका रोटेटरी मोशन नहीं है, मतलब नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। सो अगर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए तो चलिए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स का डिस्टेंस क्या होगा, राइट। तो हमने फ्रिक्शन कितना देखा था, फ्रिक्शन था 0.5 इंटू 80 यानी कि 40 न्यूटन था, राइट। ये मान लेते हैं क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल फोर्स सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये ब्लॉक का रोटेटरी मोशन नहीं है, मतलब नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, रोटेटरी इक्विलिब्रियम है। तो फ्रिक्शन जो है आपको क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। सो फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस, फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाला, फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फ्रिक्शन हो गया 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 10 है मतलब ये 5 हो गया। नॉर्मल फोर्स कितना है 80 इंटू एक्स। सो एक्स निकल गया 2.5 सेंटीमीटर। सो नॉर्मल फोर्स जो है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, राइट। सो जब भी फ्रिक्शन है तो नॉर्मल फोर्स को आप सेंटर से मत दिखाइए, इट विल बी हैविंग सम डिस्टेंस। वजह क्या है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये ब्लॉक है, ये मान लेते हैं 4 kg है और ये 10 kg। यहाँ म्यू एस है 0.6, म्यू के है 0.4। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स हियर। तो ये जो वेट है ये टेबल के ऊपर है, वेट और नॉर्मल फोर्स कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू mg, यानी कि जो नेट पुल है, फॉरवर्ड पुल है, इसका वेट की वजह से। और ये अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी मोशन होगा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू एस इंटू यहाँ का नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन सिर्फ इधर है, ये तो हवा में है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन इधर है, म्यू एस इंटू एन हो गया mg। सो ये 60 हो गया, जो कि ज़्यादा है फॉरवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स कितना है 40। सो मोशन नहीं होगा, नो मोशन। मोशन नहीं होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है। इसका इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड फोर्स T इक्वल टू mg 40 और इसका इक्विलिब्रियम के लिए T इक्वल टू फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन जो है T इक्वल टू फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन इक्वल टू T यानी कि 40। एज ए होल देखने से भी आप यही बोल सकते हैं, बिकॉज मोशन नहीं है, फॉरवर्ड पुल इक्वल टू बैकवर्ड अपोजिशन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40। इसी क्वेश्चन में डाटा चेंज कर देते हैं।
डाटा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं म्यू एस जो है 0.3 है, म्यू के 0.2 है, और हमें निकालना है टेंशन एक्सेलरेशन। सो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है 0.3 इंटू एन जो है mg है 130, ये जो है कम पड़ गया फॉरवर्ड फोर्स से, मोशन शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स 40 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम अपोजिशन 30 हो सकता है, लेकिन मोशन शुरू हो गया, और एक बार मोशन शुरू होने से फ्रिक्शन जो है काइनेटिक हो जाता, म्यू इंटू एन 20 हो जाता। सो फॉरवर्ड फोर्स 40 है, अपोजिंग फोर्स जो है 20 है, सो नेट फोर्स जो हो गया 40 माइनस 20 यानी कि 20। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय टोटल मास 10 प्लस 4 14, ये एक्सेलरेशन। और टेंशन निकालना है तो इस ब्लॉक को ले लीजिए, इस ब्लॉक को ले लेंगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 40 माइनस टी इक्वल टू 4a, या फिर इसको ले लीजिए, इसको लेने से t माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू ma। किसी एक को लेके सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है, इधर एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, ये मान लेते हैं कि 12 kg है, ये 4 kg है, ये सपोज 16 kg, राइट। और हमें दिया गया है यहाँ पर, ये दोनों हवा पर है, यहाँ पर म्यू दिया गया है से 0.8 और म्यू के मान लेते हैं 0.6, और हमें पूछा गया एक्सेलरेशन, टेंशन, फ्रिक्शन सभी निकालने के। सो इफेक्टिवली इसका वेट जो है 120 न्यूटन है, और इधर जो है 40 न्यूटन है। से उधर पुल कर रहा है 120, ये इधर पुल कर रहा है, उसके चलते मोशन इधर होने वाला है, इसके चलते मोशन इधर होने वाला है, वो ज़्यादा है। अगर होगा तो मोशन उसी तरफ होगा, अगर मोशन होगा तो उसी तरफ होगा, क्योंकि इफेक्टिवली फोर्स ज़्यादा है। सो इफेक्टिवली फोर्स कितना हो गया, 120 माइनस 40 80 हो गया। और ये जो इफेक्टिव फोर्स है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन सिर्फ इधर है, नॉर्मल फोर्स जो है mg है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपका म्यू एस 0.8 इंटू 16 mg, तो ये कितना हो गया 128 न्यूटन, यानी कि जो इफेक्टिव फोर्स जो है, फॉरवर्ड फोर्स जो इफेक्टिव है वो कम पड़ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन से। नो मोशन होगा नहीं, पूरा सिस्टम रेस्ट में, मतलब यहाँ जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू mg। सो यहाँ जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू mg। सो इधर का टेंशन 120 है, इधर का टेंशन है 40, इट विल टेंड टू मूव दैट वे, सो फ्रिक्शन इधर आएगा, और बिकॉज ये रेस्ट में है फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। सो T1 इक्वल टू T2 प्लस फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 80 न्यूटन, राइट। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, डाटा चेंज कर देते हैं, म्यू एस म्यू के का वैल्यू चेंज कर देते हैं, म्यू के का वैल्यू चेंज कर देते हैं। म्यू एस को ले लेते हैं 0.4, म्यू के को लेते हैं 0.3। सो इफेक्टिव फोर्स कितना है, इधर 120 इधर 40। मैं जब टोटल को लेता हूँ तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो इंटरनल हो जाता है, आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। सो इफेक्टिवली वो 120 है, ये 40 है, सो 120 माइनस 40 यानी कि 80 है, राइट। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस 0.4 इंटू 64। सो इस बार लिमिटिंग इफेक्टिव फोर्स जो है ज़्यादा है, ब्लॉक्स विल मूव। और एक बार ब्लॉक्स मूव करने लगेगा फ्रिक्शन जो है काइनेटिक हो जाता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना 0.3 इंटू 160 48।
सो ये फोर्स मोशन ला रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, ये भी रोक रहा है. सो इफेक्टिवली फोर्स हो गया 120 माइनस 40 माइनस 48 इक्वल टू टोटल मास. टोटल मास कितना हो गया? 16,420 प्लस 12 32. सो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यहाँ माइनस कर दीजिए. ये आपका 120 माइनस 80 माइनस 48 32 बाई 32. एक्सेलरेशन हो गया 1. सो अब टेंशन निकालना है, एक एक करके इक्वेशन लिखिए. पहले इसका इक्वेशन लिखिए. 120 माइनस T1 इक्वल टू 12 ये निकल जाएगा. फिर इसका इक्वेशन लिखिए. T माइनस 40 इक्वल टू 4A, राइट. सो T2 निकल जाएगा. फ्रिक्शन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन है 48. इसका इक्वेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं. T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 16. तो सभी क्वेश्चन में हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो फॉरवर्ड फोर्स पैरेलल टू सरफेस है वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तो मोशन शुरू होता है, वो नहीं होता है तो फ्रिक्शन जो है जस्ट इक्वल टू नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस. एक दो क्वेश्चन और लेते हैं. दो ब्लॉक से मान लेते हैं. न्यूटन्स लॉ टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. 6 kg 4 kg. यहाँ जो म्यू है, यहाँ म्यू है 0.6 है, यहाँ म्यू जो है 0.4 है. अगर खाली म्यू दिया गया तो आप ये मान के चलिए, खाली म्यू अगर दिया है तो आप मान के चलिए जो म्यू एस और म्यू के जो है बराबर है, राइट. यानी कि यहाँ पर म्यू एस म्यू के दोनों 0.6 है, यहाँ पर भी म्यू एस म्यू के 0.4. आपने एक फोर्स अप्लाई किया, और आपको पूछा है कि इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है, राइट. सो फोर्स मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया 24 न्यूटन. 24. तो आपको पूछा गया इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या. तो पहले इसको लेते हैं, क्योंकि फोर्स तो आपने इसको अप्लाई किया, ये आगे जाने का कोशिश करेगा और ये तभी आगे जा सकता है जब ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो. तो पहला का लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, 0.6 इंटू 60 कितना हो गया? 36. यानी कि ये आगे जाएगा ही नहीं, और ये अगर आगे जाएगा ही नहीं तो ये इसको पुश नहीं करेगा. सो इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सपोज फोर्स जो है 24 नहीं है, 36 से ज़्यादा है. मान लेते हैं फोर्स जो है 40 न्यूटन, राइट. अब क्या होगा? तो ये जो पहला का लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एस इंटू एन 36, इससे ज़्यादा है. जो फॉरवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा है, यानी कि ये आगे बढ़ेगा. और ये जब आगे बढ़ेगा इसको धक्का देगा, इन टर्न ये भी इसको धक्का देगा. तो आपने अप्लाई किया 40. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितना हो सकता था? 36. मतलब ये जो है इसको 4 न्यूटन से धक्का देगा. एन जो है आपका 4 न्यूटन हो जाएगा. क्या ये फोर्स इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है? यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? 0.4 इंटू 40 कितना हो गया? 16. तो ये जो फोर्स है ये कम पड़ गया सेकंड वाला का लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी कि मोशन नहीं होगा. तो फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स. सो यहाँ का जो फ्रिक्शन है जस्ट इक्वल टू एन हो जाएगा, यानी कि 4 न्यूटन. तो इस क्वेश्चन में मोशन तभी शुरू हो सकता है जब टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन है. यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 36. वहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 60. तो ये कितना हो गया? 52. अगर ये जो नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो है ये अगर 52 से ज़्यादा होता तभी मोशन शुरू हो पाता. एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. एक रोप है, हेवी रोप है, 80 सेंटीमीटर का है. इसका मास मान लेते हैं 6 kg है, और आपने एक फोर्स अप्लाई किया.
से आपने फोर्स अप्लाई किया 40 न्यूटन, राइट। और यहाँ का ये रफ सरफेस है, यहाँ का फ्रिक्शन जो है म्यू जो है 0.2, खाली म्यू मतलब म्यू एस और म्यू के बराबर। तो आपको टेंशन निकालने का कहा गया है, एट ए डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में टेंशन कितना है। सो पहले टोटल को सिस्टम ले लीजिए, फॉरवर्ड फोर्स है 40, फ्रिक्शन जो है आपका म्यू इंटू एन कितना हो गया 12। सो फॉरवर्ड फोर्स 40 है, फ्रिक्शन 12 है, नेट फोर्स हो गया फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज एम ए, एम क्या हो गया 6 से, सो ये हो गया ये 40 माइनस 12 कितना हो गया 28/6 यानी कि 14/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से राइट को एक फोर्स सिस्टम ले लीजिए, लेफ्ट को एक सिस्टम ले लीजिए। आपने फोर्स F अप्लाई किया, ये आगे बढ़ेगा, इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। तो यहाँ एक फ्रिक्शन है, यहाँ एक फ्रिक्शन है, किसी एक को ले लीजिए, सपोज इसको ले लेते हैं। तो इसका मास, इसका लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसका लेंथ। सो इसका मास हो गया 4.5 kg। सो इसका लिमिट, यहाँ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, मास 4.5 kg है, सो फ्रिक्शन हो जाएगा 0.2 इंटू 4.5 इंटू जी 10। सो ये हो गया 45 इंटू 2 90 यानी कि 9 न्यूटन हो जाएगा। सो फॉरवर्ड फोर्स जो है T है, फ्रिक्शन है 9 इक्वल टू M 4.5 इंटू एक्सेलरेशन 14/3, सो T निकल जाएगा। सो ये पहला क्लास था फ्रिक्शन का, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।